नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन विद एआई पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की आवाज, वो भी आपकी अपनी सरल भाषा में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सफर है उस व्यक्ति के लिए जो खुद को हर रोज थोड़ा बेहतर बनाना चाहता है। हर वो इंसान जो सोचता है, यार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। हर वो दिल जो कहता है, मुझे अपनी आदतें बदलनी है पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं उस ताकत की जो हर इंसान के अंदर होती है, विल पावर, यानी आत्मनियंत्रण या खुद पर काबू रखने की शक्ति। आपने कितनी बार सोचा है कि सुबह जल्दी उठेंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, पर फिर भी वो सब किया जो नहीं करना था। आप अकेले नहीं हैं, हम सब ऐसा करते हैं, पर इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। कैली मैकगोनिगल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस किताब में यह साबित किया है कि विल पावर कोई जन्मजात शक्ति नहीं, बल्कि एक सीखने लायक स्किल है। जी हाँ, और खास बात यह है कि इसमें न्यूरो साइंस, मोटिवेशन, मेडिटेशन और रोजमर्रा के संघर्षों को इस तरह जोड़ा गया है कि आपको लगेगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। द विल पावर इंस्टिंक्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि खुद को कैसे कंट्रोल करें, ये भी सिखाती है कि क्यों हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कैसे हम अपनी सोच, अपने शरीर और अपनी आदतों को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा मन हमारी मर्जी से चले। ये किताब एक पावरफुल जर्नी है और आज हम इसे एक एक अध्याय करके आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने किसी बहुत करीबी दोस्त से बात कर रहे हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस शानदार सफर पर। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 1, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं। इच्छा शक्ति क्या है और ये क्यों मायने रखती है? इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना कोई मसल, ना कोई तकनीक, बल्कि वो होती है उसकी अपनी सोच पर नियंत्रण रखने की क्षमता, यानी विल पावर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये विल पावर होती क्या है और क्यों ये कभी कभी साथ देती है और कभी धोखा दे जाती है? कैली मैकगोनिगल कहती हैं कि विल पावर कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 3 शक्तियों का संगम है। सबसे पहले मैं करूंगा शक्ति, यानी वह हिम्मत जो आपको कुछ ऐसा करने के लिए उकसाती है जो आपके लिए फायदेमंद हो, भले ही वो अभी मुश्किल लगे। जैसे रोज सुबह उठकर योगा करना, पढ़ाई शुरू करना या रोज कुछ नया सीखना। दूसरी है मैं नहीं करूंगा शक्ति, यानी वह रोकने वाली शक्ति जो आपको किसी बुरी आदत से दूर रखती है, जैसे ज्यादा खाना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना या गुस्से में कुछ गलत कह देना। और तीसरी सबसे जरूरी शक्ति है मैं चाहता हूं शक्ति, यानी वह याद दिलाने वाली आवाज जो आपको बताती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं और वो आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर पहले से होती हैं, लेकिन जब हम थक जाते हैं, तनाव में होते हैं या जब हमारा ध्यान बटा हुआ होता है, तब ये शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हम वही करते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। लेखिका इस अध्याय में बताती है कि विल पावर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग के एक खास हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। यही हिस्सा हमारी सोच, निर्णय लेने और इंपल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जब हम ध्यान से जीते हैं, जब हम ठहर कर सोचते हैं, तब यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है और विल पावर जग उठती है। पर इसका उल्टा भी होता है जब हम ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं, यानी बिना सोचे आदतों के पीछे भागते हुए, तब हम अपने अंदर की इन शक्तियों से कट जाते हैं। कैली एक खास अभ्यास की सलाह देती है, माइंडफुलनेस, यानी होशपूर्वक वर्तमान में रहना। जब आप किसी काम को करते वक्त पूरी तरह जागरूक रहते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो आप अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मिठाई को खाने जा रहे हैं और एक पल ठहर कर खुद से पूछें, क्या ये मेरी सेहत और लक्ष्य के लिए सही है, तो आपका दिमाग खुद ही जवाब देगा। इस अध्याय का सार यह है, विल पावर कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और इस स्किल को आप रोज थोड़ा थोड़ा करके मजबूत कर सकते हैं। कैसे? बस हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस और हर दिन अपने बड़े लक्ष्य को याद करना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर जन्मजात रूप से विल पावर के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्यों हार मान जाते हैं। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की प्रवृत्ति। आपका शरीर चीज़केक का विरोध करने के लिए पैदा हुआ था। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कमजोरी, जैसे कि जंक फूड की क्रेविंग, आलस या काम टालने की आदतें, शायद हमारे शरीर की खामी है। लेकिन कैली मैकगोनिगल इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग बात बताती है। हमारा शरीर दरअसल विल पावर के लिए ही बना है, यानी हम अंदर से कमजोर नहीं, बल्कि लड़ने के लिए तैयार है।
बस हमें अपनी ताकत को पहचानना और एक्टिवेट करना आना चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी लालच का सामना करते हैं, जैसे एक शानदार केक या कोई बड़ा डिस्काउंट ऑफर, तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांस थोड़ी तेज चलने लगती है और दिमाग में एक हलचल शुरू हो जाती है। इसे केली कहती है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, जो हजारों सालों से हमारे डीएनए में छिपा हुआ है। अब पहले के जमाने में यह सिस्टम काम आता था किसी खतरे से बचने या शिकार करने में, लेकिन आज के दौर में जब खतरे की जगह टेम्पटेशंस है, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स, बिंगेन, तो वही शरीर का पुराना सिस्टम नए माहौल में कंफ्यूज हो जाता है। असल में हमारे शरीर के पास एक और नेचुरल मैकेनिज्म भी होता है जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसे केली कहती है पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स। जब हम किसी टेम्पटेशन को देखकर इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं, तब फाइट और फ्लाइट एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम एक सेकंड रुककर सोचते हैं, क्या ये मेरे लिए सही है, तब हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाते हैं और पॉज एंड प्लान मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। यह सिस्टम हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, पर ध्यान देना होगा, ये तभी काम करता है जब हम अवेयर हों, जब हमारी ब्रीदिंग धीमी हो और हमारा शरीर शांत हो। लेखिका यहाँ एक बेहद आसान अभ्यास बताती है, डीप ब्रीदिंग का। हर दिन सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांसें लेना, धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना आपके दिमाग में वो जगह एक्टिव कर देता है जहां से सेल्फ कंट्रोल की शक्ति निकलती है। आपका दिल और दिमाग दोनों काल्मर हो जाते हैं और आप इंपल्स पर नहीं, सोचकर निर्णय लेने लगते हैं। केली एक और दिलचस्प बात कहती है, हमारे शरीर को शांत करना हमारे विल पावर को मजबूत करता है। यानी जितना कम हम रिएक्टिव होंगे, उतना ज्यादा हम पावरफुल होंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विल पावर कोई मेंटल ट्रिक नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल स्किल है जो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ी है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को देखकर खुद को रोक ना पाएं, तो सिर्फ एक चीज याद रखें, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जिंदगी के उस बड़े मकसद के लायक है जिसे मैंने चुना है? यकीन मानिए, जवाब खुद मिल जाएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों हमारी विल पावर भी एक मसल की तरह थक जाती है और कैसे हम उसे दोबारा मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 3, विरोध करने के लिए बहुत थक गए, आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह क्यों है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन के शुरुआत में आप डिसिप्लिन में रहते हैं, हेल्दी खाना, पढ़ाई, काम सब सही चलता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है आप थक जाते हैं, ध्यान बनता है और आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे मोबाइल पर स्क्रॉल करना या कोई काम टालना। केली मैकगोनिगल इस अनुभव को एक शब्द देती है, विल पावर फैटीग, और कहती है कि विल पावर भी उसी तरह थकती है जैसे आपकी बॉडी की मसल्स। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खुद पर काबू रखना पड़ता है, जैसे किसी गुस्से को रोकना, मीठे से दूर रहना या किसी मुश्किल काम पर फोकस करना, तो आपकी विल पावर का कुछ हिस्सा खर्च होता है। यानी सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है और दिन भर के डिसीजंस, तनाव और मल्टीटास्किंग इसे धीरे धीरे कम करते रहते हैं। इसे केली कहती है ईगो डिप्लीशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी स्ट्रांग बन ही नहीं सकते, बल्कि ठीक वैसे ही जैसे मसल्स को ट्रेन किया जा सकता है, विल पावर भी एक प्रैक्टिस से स्ट्रांग हो सकती है। छोटे छोटे डेली टास्क जिनमें आप खुद पर हल्का रिस्ट्रेंट रखते हैं, जैसे सीढ़ियों से चलना, चाय में कम चीनी डालना या 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, ये आपकी विल पावर मसल को डेली वर्कआउट देते हैं। केली एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र करती है जहां लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप से कहा गया कि 2 हफ्ते तक उन्हें अपने पोस्चर पर ध्यान देना है, यानी सीधे बैठना और खड़े रहना, और दूसरे ग्रुप से कुछ नहीं कहा गया। 2 हफ्तों बाद पोस्चर ग्रुप के लोग हर दूसरे मामले में भी ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखा रहे थे, जैसे कम इंपल्सिव डिसीजंस, ज्यादा फोकस और ज्यादा पेशेंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर मसल को ट्रेन किया था। एक और जरूरी बात इस अध्याय में आती है, खुद को दोष देना आपकी विल पावर को और कमजोर करता है। जब हम किसी गलती के लिए खुद को कोसते हैं, तो हमारा मन गिल्ट और शेम में घिर जाता है और ये भावनाएं हमारे अंदर की मोटिवेशन को खत्म कर देती हैं। केली सलाह देती है कि जब आप किसी गलती के बाद खुद से कंपैशन से पेश आते हैं, यानी खुद से ऐसा बात करते हैं जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से कर रहे हों, तब आपकी विल पावर जल्दी रिकवर करती है, वो गिल्ट में नहीं ग्रोथ में बदल जाती है। तो इस अध्याय की सबसे गहरी सीख ये है, विल पावर कोई स्थायी ताकत नहीं, ये थकती है पर इसे ट्रेन किया जा सकता है, और खुद से प्यार, धैर्य और छोटे छोटे अभ्यास से आप इसे रोज बेहतर बना सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब हम अच्छा करते हैं तो क्यों हमें बुरा करने की छूट मिलती है, यानी
लाइसेंस टू सिन वाली मनोवैज्ञानिक चाल क्या होती है? चैप्टर 4, पाप करने का लाइसेंस। अच्छा होना हमें बुरा बनने की अनुमति क्यों देता है? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने एक दिन खूब मेहनत से पढ़ाई की हो या जिम जाकर पसीना बहाया हो और फिर खुद से कहा हो चलो अब एक मिठाई तो बनती है, या फिर मैंने आज पूरे दिन डिसिप्लिन में बिताया है, अब थोड़ा नेटफ्लिक्स तो जायज है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस झूठी सोच में कभी न कभी उलझते हैं। इसे ही कहते हैं मॉरल लाइसेंसिंग। कैली मैकगोनिगल इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और रिलेटेबल तरीके से समझाती है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना या किसी जरूरी काम को निपटाना, तो हम अंदर ही अंदर खुद को एक मनोवैज्ञानिक इनाम दे देते हैं। हमारा दिमाग कहता है गुड जॉब, अब तुम थोड़ा गलत भी कर सकते हो, तुमने तो आज कोटा पूरा कर लिया। लेकिन यही सोच हमारे पूरे सेल्फ कंट्रोल को अंडरमाइन कर देती है। कैली कहती है ये एक सटल ट्रैप है जहां हम अपने पास्ट अचीवमेंट्स के आधार पर फ्यूचर के गलत डिसीजंस को जस्टिफाइबल बना देते हैं। एक स्टडी के अनुसार जब लोगों को पहले रिमाइंडेड किया गया कि उन्होंने हाल ही में कोई अच्छा काम किया है, जैसे डोनेशन देना या एक्सरसाइज करना, तो बाद में वही लोग इंपल्सिव और अनहेल्थी चॉइसेस करने लगे। इसलिए नहीं कि वो बुरे इंसान है, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग ने उन्हें एक प्रकार की छूट दे दी थी, जैसे कि एक मॉरल पास मिल गया हो। अब ये पैटर्न सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है, ये आपके गोल्स, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, हर जगह असर डाल सकता है। जैसे मैंने पूरे हफ्ते खर्चा कंट्रोल किया है तो अब एक बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग चल सकती है, या मैंने आज बहुत अच्छा व्यवहार किया है, अब थोड़ी देर गुस्सा निकालना ठीक है। कैली सलाह देती है कि इस ट्रिक से बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस और हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन। जब भी आप किसी टेम्पटेशन को जस्टिफाई करते हुए खुद को यह सोचते पाएं, मैंने पहले अच्छा किया था तो अब मैं ये कर सकता हूं, उस वक्त ठहरिए और खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरे लंबे समय के मकसद के साथ मेल खाता है? अगर जवाब ना है तो समझ जाइए कि आप मॉरल लाइसेंसिंग के झांसे में हैं। कैली यह भी कहती हैं कि अगर आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कीजिए जो आपकी वैल्यूज को और मजबूत करे, जैसे ग्रैटिट्यूड, हेल्पिंग समवन, या बस खुद को एक माइंडफुल मोमेंट देना। तो इस अध्याय की गहराई यह है कि विल पावर सिर्फ इतना नहीं है कि आप टेम्पटेशन को न कह सकें, बल्कि यह भी है कि आप खुद को सही तरीके से रिवॉर्ड करना सीखें, बिना खुद को अपने रास्ते से भटकाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम अक्सर ये गलती क्यों करते हैं कि किसी चीज की चाहत को ही खुशी समझ लेते हैं, और कैसे ये इच्छा ही हमें अपने असली मकसद से दूर कर देती है। चैप्टर 5, मस्तिष्क का बड़ा झूठ। हम चाहत को खुशी क्यों समझ लेते हैं? आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, जैसे कोई नया फोन, कोई स्वादिष्ट खाना या कोई नई चीज खरीदना, तो एक अजीब सी बेचैनी और उत्तेजना होती है। आपका मन कहता है बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, और जैसे ही वो चीज मिल जाती है, कुछ समय बाद आप सोचते हैं यही था, अब क्या? यही है हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल, वांटिंग को हैप्पीनेस समझ लेना। कैली मैकगोनिगल इस अध्याय में हमें न्यूरोसाइंटिफिक भाषा में समझाती हैं कि हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। जब भी हम किसी चीज की चाहत महसूस करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, डोपामिन खुशी से नहीं बल्कि इच्छा से जुड़ा होता है। यानी जब हम सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए, तो असल में हमें डोपामिन की लहर महसूस होती है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि यही चीज हमें खुश कर देगी। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, डोपामिन का असर खत्म हो जाता है और हम फिर किसी नई चाहत की ओर भागने लगते हैं। ये एक नेवर एंडिंग लूप है, वांटिंग, चेसिंग, डिसअपॉइंटमेंट और फिर से वांटिंग। कैली इसे द डोपामिन ट्रैप कहती है। हम सिर्फ इसलिए बार बार इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जैसे अननेसेसरी शॉपिंग, ओवर ईटिंग, बिंज वॉचिंग, क्योंकि हमें लगता है कि इससे खुशी मिलेगी। लेकिन असल में हम डोपामिन के पीछे भाग रहे होते हैं, ना कि असली सेटिस्फैक्शन के। इससे निकलने का रास्ता क्या है? कैली एक पावरफुल अभ्यास सुझाती है। जब भी आप किसी चीज की तीव्र इच्छा महसूस करें, जैसे कुछ मीठा खाने की या इंस्टाग्राम खोलने की, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और ध्यान दीजिए कि उस इच्छा के साथ आपके शरीर में क्या चल रहा है। क्या आपके कंधे तन गए हैं? सांस तेज हो गई है? दिल जोर से धड़क रहा है? बस उस अर्ज को ऑब्जर्व कीजिए, उससे भागिए मत, उसे दबाइए मत, बस देखिए। कैली इसे कहती हैं सर्फिंग द अर्ज। इस अभ्यास से आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं बल्कि समझना सीखते हैं, और जब आप चाहतों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप ये समझ जाते हैं कि हर चीज जो मुझे चाहिए वो जरूरी नहीं कि मुझे खुश भी करे। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्ची खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और संभालने की कला में है।
और जो इंसान अपने मन की इच्छाओं को पहचानने और उनसे ऊपर उठने की ताकत पा जाता है, वो ही विल पावर का असली मास्टर बनता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि गिल्ट और शर्मिंदगी जैसे भाव हमें कैसे और ज्यादा गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं और इससे बचने का रास्ता क्या है। एक ऐसा अध्याय जो हमें दिखाता है कि गिल्ट, शेम और खुद से नाराजगी कैसे हमारी विल पावर को तोड़ देती है और क्यों खुद को माफ करना ही असली शक्ति है। चैप्टर 6, बुरा महसूस करना कैसे हार मानने की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए, आपने एक हफ्ते से डाइट पर कंट्रोल कर रखा है, लेकिन एक दिन अचानक आपने एक बड़ा चॉकलेट केक खा लिया। फिर आपके मन में क्या आता है? अब तो सब बेकार हो गया, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर शुरू हो जाता है वो सिलसिला, ओवर ईटिंग, खुद से नाराजगी और फिर पछतावा। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि गिल्ट हमें सुधारेगा, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। हम गिल्ट में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से निराश हो जाते हैं और वो निराशा हमें और ज्यादा इंपल्सिव बना देती है। यही कारण है कि जब हम खुद को कोसते हैं, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो ये सोच हमारे अंदर की विल पावर को खत्म कर देती है। कैली यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट बताती है, गलती करने पर खुद से दया और समझदारी से बात करना। इसका नाम है सेल्फ कंपैशन। जब कोई बच्चा गिरता है तो हम उसे उठाकर प्यार से कहते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। ठीक वैसे ही हमें खुद से भी बात करनी चाहिए। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग गिल्ट से ज्यादा सेल्फ फॉरगिवनेस को अपनाते हैं, वो अगले बार बेहतर चॉइसेस करते हैं, क्योंकि गिल्ट हमें हमारे पास में अटका देता है, लेकिन कंपैशन हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कैली एक पावरफुल अभ्यास सुझाती हैं, जब भी आप कोई गलती करें तो खुद से ये 3 बातें कहें। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा इंसान हूँ। दूसरे लोग भी गलती करते हैं, ये इंसानी स्वभाव है। मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं इस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है, विल पावर का दुश्मन आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी गलती के बाद का व्यवहार है। जो इंसान गिरने के बाद खुद को जज करता है, वो वही दोहराता है, लेकिन जो इंसान गिरकर खुद को थामता है, वो अगली बार और मजबूत होकर खड़ा होता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने भविष्य के सपनों को बहुत सस्ते में बेच देते हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें धोखा देती है। एक ऐसा अध्याय है जो हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी आने वाली जिंदगी को सिर्फ एक पल की खुशी के लिए गिरवी रख देते हैं और ये समझ भी नहीं पाते। चैप्टर 7, भविष्य को बिक्री पर रखना, तत्काल संतुष्टि का अर्थशास्त्र। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जो उस वक्त बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में पछतावा हुआ? जैसे कि एक एक्स्ट्रा बर्गर ऑर्डर करना, रात भर स्क्रोलिंग करना या कोई जरूरी काम टालकर गेम खेलना। उस वक्त दिमाग कहता है, अभी बस ये एक बार, बाद में संभाल लेंगे। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी वो छोटी सी खुशी जो अभी चाहिए, चाहे उसका कितना भी बड़ा दाम भविष्य में क्यों ना चुकाना पड़े। कैली मैकगोनिगल इस अध्याय में बताती हैं कि हमारा दिमाग लंबे समय की खुशियों से ज्यादा तुरंत मिलने वाले इनाम को अहमियत देता है और इस वजह से हम अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को भी कुछ सेकंड की तसल्ली के लिए छोड़ देते हैं। कैली इसे कहती हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। इसका मतलब यह है कि हम जितना ज्यादा किसी इनाम को भविष्य में सोचते हैं, उतना ही कम उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में होती है। उदाहरण के लिए, 6 महीने में स्लिम और हेल्थी बनना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी के इस चटपटे समोसे से भले ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट बड़ा हो, लेकिन प्रेजेंट टेम्पटेशन ज्यादा चमकदार लगता है, इसलिए हम बार बार शॉर्ट टर्म में फंस जाते हैं। जैसे कोई दुकान पर 50% सेल देखकर सोचता है, भले ही जरूरत नहीं है, पर इतना सस्ता मिल रहा है, छोड़ना बेवकूफी होगी। कैरी हमें समझाती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की एवोल्यूशनरी वायरिंग है। हजारों साल पहले जब जिंदगी अनिश्चित थी, तो जो कुछ मिल रहा था उसे तुरंत हासिल करना ही सही था। लेकिन आज के दौर में जब हमारे डिसीजंस का असर हमारे फ्यूचर पर सीधा पड़ता है, तो ये आदत नुकसानदेह हो सकती है। इससे निकलने का तरीका क्या है? कैली एक बढ़िया अभ्यास सुझाती है। जब भी आप किसी टेम्पटेशन के सामने खड़े हों, तो अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना कीजिए, उस इंसान की जो 6 महीने बाद होगा या 1 साल बाद। फिर खुद से पूछिए, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या ये उस इंसान को फायदा देगा या उससे कुछ छीन लेगा? रिसर्च कहती है कि जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ को क्लियरली इमेजिन करते हैं, उसके चेहरे, उसकी फीलिंग्स और जिंदगी को, तो हम बेहतर डिसीजंस लेते हैं। कैली एक अभ्यास और बताती हैं, जब भी आप कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने वाले हों, तो कुछ सेकंड रुक कर कहें, मैं अभी अपने फ्यूचर को कितने सस्ते में बेच रहा हूं। बस यही सवाल आपको झकझोर देगा। तो इस अध्याय की सीख ये है कि आपकी जिंदगी का असली इनाम अभी नहीं,
थोड़ा आगे है। और जब आप उस इनाम की कल्पना करना सीख जाते हैं तो आप अभी के छोटे लालचों से बचना भी सीख जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विल पावर एक कंटेजियस चीज है, यानी जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं उसका सीधा असर आपकी खुद की डिसिप्लिन पर पड़ता है। एक ऐसा अध्याय जो आपको चौंका देगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपकी इच्छा शक्ति सिर्फ आपकी नहीं होती बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी होती है। चैप्टर 8, संक्रमित इच्छा शक्ति संक्रामक क्यों होती है। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताते हैं जो बार बार रूल्स तोड़ता है, जैसे हेल्थी डाइट की परवाह नहीं करता, देर तक जागता है या काम को टालता है, तो अचानक आपको भी वही चीजें करने का मन क्यों करता है। केली मैकगोनिगल कहती हैं, इसका जवाब है विल पावर भी एक इन्फेक्शन की तरह फैलती है। जी हाँ, जैसे हंसी, गुस्सा या यॉमिंग कंटेजियस होती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन भी कंटेजियस होते हैं। हम इंसानों का दिमाग एक खास सिस्टम से चलता है जिसे कहा जाता है मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों का व्यवहार देखकर वैसा ही महसूस और सोचने पर मजबूर करते हैं जैसे हम खुद वो कर रहे हों। तो जब आप अपने दोस्त को एक बड़ी सी पिज्जा खाते देखते हैं या अपने ऑफिस कॉलीग को प्रोक्रेस्टिनेट करते देखते हैं तो आपके अंदर भी वही इंपल्स उठता है। केली इसे सोशल प्रूफ ऑफ परमिशन कहती है। हमारे अंदर कहीं न कहीं ये विश्वास बैठा होता है कि अगर वो कर रहा है तो शायद ये इतना बुरा नहीं है, और यही सोच हमारे सेल्फ कंट्रोल को धीरे धीरे डगमगाने लगती है। लेकिन ये इन्फेक्शन सिर्फ बुरा नहीं होता, इसका फायदा भी है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, पढ़ाई करते हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी उनकी एनर्जी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। केली रिसर्च के जरिए ये बताती हैं कि जो लोग ऐसे सोशल ग्रुप्स में होते हैं जहां सेल्फ कंट्रोल को वैल्यू किया जाता है, वो लंबे समय तक अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार मोटिवेशन अकेले नहीं लानी होती। उन्हें देखकर, उनके साथ रहकर भी विल पावर जागती रहती है। इसलिए केली एक बहुत गहरा सवाल पूछने को कहती हैं, आप किससे प्रभावित हो रहे हैं और आप किसे प्रभावित कर रहे हैं। आपका सोशल सर्कल सिर्फ आपकी आदतों को नहीं, आपकी पहचान को गढ़ता है। अगर आप बार बार खुद को ऐसे माहौल में पाते हैं जहां डिसिप्लिन को मजाक समझा जाता है, तो आपकी इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रख पाते हैं जहां सेल्फ ग्रोथ एक स्टैंडर्ड है, तो आप भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। केली एक सिंपल टिप देती है, अगर आप किसी पॉजिटिव हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो उसे पहले से कर रहे लोगों के साथ समय बिताइए, उन्हें फॉलो कीजिए, उनके रूटीन का हिस्सा बनिए। और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, क्योंकि आपकी एक ना किसी और के अंदर भी ना कहने की ताकत भर सकती है। अगला अध्याय इस किताब का सबसे चौंकाने वाला और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, जहां केली कहती है, डोंट रीड दिस चैप्टर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं। इस किताब का सबसे चौंकाने वाला और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा अध्याय है। इस हिस्से में केली मैकगोनिगल हमें बताती है कि ना कहना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही पेचीदा होता है। चैप्टर 9, इस अध्याय को न पढ़ें। मैं नहीं करूंगा, शक्ति की सीमाएं। कल्पना कीजिए कोई आपसे कहे, इस कमरे का दरवाजा मत खोलना। अब आपका मन क्या करेगा? उसी दरवाजे की ओर दौड़ेगा। यही है इंसानी मन का सबसे दिलचस्प पहलू। मन को किसी चीज से रोकना जितना सख्त होता है, वो उतना ही उस चीज की ओर खींचता है। केली कहती है कि किसी चीज से खुद को रोकने की शक्ति अक्सर सीमित और अस्थायी होती है, क्योंकि जब हम किसी काम को नहीं करना है इस सोच के साथ टालते हैं, तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा आकर्षक बना देता है। इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है आयरॉनिक रिबाउंड इफेक्ट। जैसे ही हम किसी चीज को दबाते हैं या नजरअंदाज करते हैं, वो सोच हमारे अवचेतन मन में और गहराई से बैठ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो आपकी सोच बार बार मिठाई की ओर ही जाती है और आखिरकार आप वही करते हैं जो आप टालने की कोशिश कर रहे थे। केली बताती हैं कि इसी वजह से ना कहने पर जोर देने से बेहतर होता है ध्यान को किसी और दिशा में मोड़ना। यानी खुद से ये न कहें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद से पूछें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर उस सोच को एक नए एक्शन में बदल दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में है, हमारी इच्छाएं हमारे आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। जब हम खुद को स्मोकर मानते हैं और कोशिश करते हैं कि आज सिगरेट न पिएं, तो संघर्ष होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं अब एक नॉन स्मोकर हूं, तो हमारा दिमाग खुद उस हैबिट से दूर होने लगता है। यानी बिहेवियर से पहले आइडेंटिटी बदलना जरूरी है। केली एक पावरफुल लाइन कहती है, सेल्फ कंट्रोल इजंट अबाउट सेइंग नो,
इट्स अबाउट रिमेंबरिंग योर यस, यानी आपको किस चीज के लिए ना कहना है ये भूल जाइए। आप किस चीज के लिए हाँ कहना चाहते हैं उस पर ध्यान लगाइए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि विल पावर सिर्फ ताकत से नहीं आती, वो दिशा और उद्देश्य से आती है। और जब आप अपने अंदर की उस हाँ को पहचान लेते हैं, उस पर्पस को, उस आइडेंटिटी को, तब आपको ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपका रास्ता साफ होता है। अब आगे इस किताब का फाइनल चैप्टर, एक शानदार समापन, जिसमें हम देखेंगे कि अब तक जो कुछ सीखा है उसे असल जिंदगी में कैसे उतारें। इसमें केली मैकगोनिगल वो सारी बातें समेटती हैं जो हमने सीखी हैं और एक ऐसा साधन देती हैं जिसे अगर सही से अपनाया जाए तो ये आपकी विल पावर को चमत्कारी रूप से बदल सकता है। चैप्टर 10, इच्छा शक्ति का चमत्कार, प्रलोभन के विरुद्ध आपका गुप्त हथियार। अब तक हमने जाना कि विल पावर कैसे काम करती है, कैसे ये एक मसल है, कैसे ये थकती है, कैसे हम अपने भविष्य को बेच देते हैं और कैसे दूसरों का असर हम पर पड़ता है। लेकिन केली इस आखिरी अध्याय में एक गहरी बात कहती हैं, आपकी विल पावर की असली ताकत आपके भीतर छिपे कंपैशन, पर्पस और अवेयरनेस से आती है। यानी विल पावर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अंदर पहले से है। आपको बस ये समझना है कि उसे कब, कैसे और क्यों जगाना है। केली बताती है कि जो लोग विल पावर की प्रैक्टिस को रोज की स्पिरिचुअल या रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज बना लेते हैं, जैसे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या सर्विस ओरिएंटेड थिंकिंग, उनमें टेम्पटेशन से लड़ने की ताकत अपने आप आने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण है पर्पस। जब आपके पास कोई मकसद होता है, कोई ऐसी चीज जो आपके कंफर्ट से ऊपर होती है, तो आपका मन डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। केली हमें एक विजुअलाइजेशन अभ्यास देती है। हर दिन 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ, वो इंसान जो स्वस्थ है, मजबूत है, शांत है और अपने मूल्यों पर खड़ा है। हर दिन उसका चेहरा, उसकी आंखों की चमक, उसके जीवन की सिंप्लिसिटी महसूस कीजिए। फिर खुद से कहिए, मैं उसी इंसान की ओर बढ़ रहा हूं, एक एक छोटे फैसले से। ये एक छोटा सा ध्यान, एक छोटा सा संकल्प आपकी विल पावर को नए स्तर पर ले जा सकता है। केली इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में समेटती है, विल पावर इज नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट बीइंग अवेक। यानी यह ताकत की नहीं, जागरूकता की यात्रा है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी द विल पावर इंस्टिंक्ट का पूरा सार सुना, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए आप खुद के लिए सीरियस हैं और ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे विल पावर की जरूरत है, और हमारे चैनल लिसन विद एआई को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें आपकी जबान में, आपकी रफ्तार में लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी ऑडियो बुक्स पहले मिलें और आप एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच पाएं, तो हमारी चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। यह आपके सेल्फ ग्रोथ के सफर में आपका छोटा इन्वेस्टमेंट है, पर असर बहुत बड़ा। तो अगली किताब में फिर मिलते हैं। तब तक याद रखिए, विल पावर कोई जादू नहीं, ये आपकी जागरूकता की ताकत है। धन्यवाद और बने रहिए लिसन विद एआई के साथ।